हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। जैसे कि चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस के बारे में बहुत कुछ जानना, सब्सटेंसेस की खोज करना, सब्सटेंसेस के बारे में नया कुछ जानना और ये जानना कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, इसकी क्या पहचान है, यानी एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड्स, जो सब्सटेंसेस खट्टे होते हैं, जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होता है वो होते हैं एसिड्स। जैसे कि नींबू का रस या फिर संतरे का रस, मौसमी का रस, सिरका, ये सब होते हैं एसिड्स। और जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, वे बीटर होते हैं टेस्ट में। जैसे कि करेले का रस, जैसे नीम का रस, ये होते हैं बेस। और जैसे कि सर्फ, साबुन, इनका टेस्ट भी कड़वा होता है। अब आते हैं हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर। जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वे ना तो खट्टे होते हैं और ना ही कड़वे होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। ना ही कड़वे होते हैं और ना ही खट्टे होते हैं। तो देखिए, इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एसिड्स वे होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, बेसिस वे होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है यानी बीटर होता है, और न्यूट्रल सब्सटेंसेस वे होते हैं जो टेस्टलेस होते हैं, जो ना तो खट्टे होते हैं ना ही कड़वे होते हैं। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। तो देखिए, ये टेस्ट का पता लग गया हमें। एसिड्स खट्टे होते हैं तो हम चख कर पहचान सकते हैं, हम टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है। जिस सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होगा तो वो एसिड है। लेकिन हम सभी सब्सटेंसेस को चख कर, सभी सब्सटेंसेस को टेस्ट करके नहीं पहचान सकते, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे कि सिंथेटिक एसिड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कोरोजिव होते हैं और उनको हम चख कर नहीं पहचान सकते। जो ये एसिड्स होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं उनको फिर भी चखा जा सकता है, लेकिन सभी सब्सटेंसेस को तो नहीं चखा जा सकता। हो सकता है कोई जहर भी हो सकता है, तो हम सभी सब्सटेंसेस को चख कर नहीं पहचान सकते। उनके लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि कोई दूसरा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हम ये चेक करते हैं कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, उन सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स बोला जाता है। इंडिकेटर्स से हम ये पहचानते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, तो इन्हें इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स जो है, इस चैप्टर में 4 इंडिकेटर्स हैं। पहला है लिटमस। लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर है। लिटमस जो होता है, तो लिटमस पेपर्स भी होते हैं और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, लिटमस से हम ये पता लगा सकते हैं। तो देखिए, 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं। एक तो रेड होता है और एक होता है ब्लू। लिटमस पेपर होते हैं 2 तरह के। देखिए, ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है रेड लिटमस पेपर। तो इससे हम कैसे पहचानेंगे? जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर पर हम एसिड डालते हैं, तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर जहाँ पर भी एसिड डलेगा वो हो जाएगा रेड, वहाँ से रेड हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड्स के साथ रेड कलर का हो जाता है। और अगर रेड लिटमस के साथ अगर हम बेसिज मिलाएं तो ये जो रेड लिटमस है, जहाँ पर भी हम बेस डालेंगे वहाँ से हो जाएगा ब्लू। मान लीजिए यहाँ पर हमने बेस डाल दिया है तो यहाँ से हो जाएगा ब्लू। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड्स के साथ रेड कलर देता है और
जो रेड लिटमस पेपर है वो बेसिस के साथ ब्लू देता है, लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पर बेस डालेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ब्लू लिटमस के साथ अगर बेस डालेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, और रेड लिटमस के साथ अगर ऐसे डालेंगे तो भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये रेड ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड डाला जाता है, जहाँ जहाँ पर भी ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डाला जाता है तो वहाँ से वो हो जाता है रेड, जैसे कि यहाँ पर हो गया है, तो रेड हो गया। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम बेस डालेंगे तो ब्लू लिटमस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा और वो ब्लू ही रहेगा, ये याद रखना है। अब हम रेड लिटमस पेपर अगर लेते हैं, रेड लिटमस पेपर पर अगर बेस डालते हैं, ये है हमारा रेड लिटमस पेपर और इसके ऊपर ये बेस डाला है, जहाँ पर भी बेस डालेंगे वहाँ से ये ब्लू हो जाएगा। और रेड लिटमस पेपर पर अगर ऐसे डालेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। तो ये आपको याद रखने हैं। पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। लिटमस ब्लू लिटमस पेपर पर अगर ऐसे डालेंगे तो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर पर अगर बेस डालेंगे तो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऐसे होते हैं लिटमस पेपर, ये कागज़ की तरह होते हैं और 2 कलर्स में होते हैं। इस तरह की स्ट्रिप्स ही होती हैं, ये बहुत सारे एक साथ होते हैं, इनमें से एक स्ट्रिप निकाल लेते हैं, और ये भी बहुत सारे होते हैं, इनमें से एक स्ट्रिप निकाल लेते हैं और एसिड्स या बेसिस में इनको डिप करके देखते हैं। अगर एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस में रेड डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। जो लिटमस पेपर होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? लिटमस इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस जो होता है वो नेचुरल सब्सटेंस है और लाइकेन प्लांट्स से ये बनाए जाते हैं। इट इज अवेलेबल बोथ एज सॉल्यूशन एंड इन फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। जो लिटमस होता है वो और सॉल्यूशन में भी मिलता है और पेपर स्ट्रिप्स में भी मिलता है, मतलब लिटमस के पेपर्स भी होते हैं और सॉल्यूशन भी होता है। नॉन एज लिटमस पेपर, जो पेपर स्ट्रिप्स होती हैं उनको लिटमस पेपर बोला जाता है। एक तो लिटमस सॉल्यूशन होता है, एक होता है लिटमस पेपर। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। जो लिटमस पेपर है वो ब्लू और रेड कलर्स में मिलता है, जैसे कि मैंने आपको ये पूरा बता दिया है ऊपर। चीज़ देखिए, लिटमस पेपर से कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है? सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक। जो सब्सटेंसेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है वे एसिडिक होते हैं। उसके बाद जो सब्सटेंसेस रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हुए बेसिक होते हैं। सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। तो देखिए, लिटमस से हमें ये पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो ये इंडिकेट करता है, इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि लिटमस पेपर जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं और ये एसिड्स और बेसिस के बारे में बताते हैं। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, तो इन्हें एसिड बेस इंडिकेटर कहा जाता है। सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं या सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो कि इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं। कुछ अदर सब्सटेंसेस नेचुरल भी हो सकते हैं या सिंथेटिक भी होते हैं, इनको इंडिकेटर्स की तरह यूज किया जाता है, इनसे पता लगाया जाता है एसिड या बेसिस का। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को ये ध्यान रखना, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन हायर ग्रेड्स। बड़ी क्लासों में इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन अब ये याद रखना है कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वे नेचर से मिलते हैं। जैसे कि देखिए, लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस से ही बनाया जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो अगला है रेड रोज, लाल गुलाब। लाल गुलाब भी
एक इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। लाल गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है, उनसे भी हम एसिड्स और बेसिस की पहचान कर सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के कलर्ड फ्लावर्स हम देखते हैं, इनमें हम रेड रोज भी देखते हैं। रेड रोज और उसके साथ चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है। चाइना रोज होता है गुड़हल का फूल, उसको भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। हमें जो रेड रोज है उसकी कुछ पंखुड़ियाँ लेनी होंगी, ये पंखुड़ियाँ, और उनको थोड़ा पीस लेंगे और पीस कर थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी लेंगे और उसमें इन पंखुड़ियों को पीस कर डाल देंगे, हाथों से ही पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे। हम देखेंगे जो ये पानी है ये इस तरह का हो जाएगा, पर्पल सा कलर का, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा इस तरह का। और अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये कलर हो जाएगा रेड एसिड के साथ। अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो एसिड के साथ इसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से जो चाइना रोज है उसकी पंखुड़ियों के साथ भी हम ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम चाइना रोज की पंखुड़ियाँ लेंगे और चाइना रोज की पंखुड़ियों को भी गर्म पानी में डाल देंगे तो ऐसा ही कलर आता है। और उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो भी रेड कलर आएगा और बेस डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर रेड रोज की पंखुड़ियों को पीस कर जो पानी हमने लिया था उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा और अगर बेस डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये पहचान कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये भी नेचुरल इंडिकेटर है रेड रोज। पहला था लिटमस पेपर, दूसरा है रेड रोज, थर्ड इंडिकेटर वो है टर्मरिक, जो हल्दी होती है। हल्दी तो हर घर में मिल जाती है, इजीली मिल जाती है और हम हल्दी से इजीली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक्टिविटी करके देख सकते हैं और हम खुद पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। देखिए जो हल्दी होती है उसका कलर येलो होता है, पीले कलर की होती है हल्दी। और अगर हल्दी में अगर एसिड डालेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, हल्दी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अगर इसके साथ बेस डालेंगे, अगर हम हल्दी के साथ बेस डालेंगे तो इसका कलर होगा रेड। और अगर एसिड डालेंगे तो एसिड से इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ये येलो ही रहेगा। मतलब जो टर्मरिक होता है उसके साथ अगर हम बेस डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा और अगर एसिड डालेंगे तो इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो टर्मरिक को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो टर्मरिक लेंगे, उसको पानी में डाल देंगे, ये हम एक गिलास लेंगे और इसमें पानी डालेंगे और इसमें ये थोड़ी सी हल्दी हम मिला लेंगे, ये हो गया येलो कलर। अब इसमें अगर हम इसमें बेस डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड कलर। और अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो फिर येलो ही रहेगा। अगर हम एसिड डालेंगे तो फिर रहेगा येलो ही रहेगा। एक तो हम इस तरह से देख लेंगे, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक पेपर लेंगे, कागज़ लेंगे हम और उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट बनाकर उसके ऊपर पूरे पर लगा देंगे। जैसे इस कागज़ पर हमने पूरे पर लगा दिया है और फिर इसको धूप में सुखा देंगे और फिर बाद में जब सूखने के बाद हम इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे इस तरह से। तो ये टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स बन जाएंगी। और मान लीजिए यहाँ पर हम एसिड लेते हैं और ये लेते हैं हम बेस, अब इसमें अगर इस स्ट्रिप को डुबोएंगे तो ये हो जाएगी, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, एसिड्स का तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अगर हमें इसमें इस स्ट्रिप को डुबोएंगे तो ये हो जाएगी रेड। जितनी भी हम इसमें डिप करेंगे तो ये हो जाएगी रेड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड डालेंगे, नो इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। टर्मरिक के साथ अगर हम बेस डालेंगे रेड कलर हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कोई भी सब्सटेंस बेस है या एसिड है। अगर टर्मरिक पर हम एसिड डालेंगे तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और अगर बेस डालेंगे तो रेड कलर हो जाएगा। अब ये हमने 3 नेचुरल सब्सटेंसेस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट है लिटमस पेपर और सेकंड है चाइना रोज या फिर रेड रोज और थर्ड हमने पढ़ा है टर्मरिक। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट है लिटमस पेपर और सेकंड है
रेड रोज और थर्ड है टर्मरिक। लेकिन ये है नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, तो ये नेचुरल एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स हैं। देखिए जो आपकी पहली वाली बुक थी उसमें एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी था जो कि लेबोरेटरीज में बनाया जाता है, वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन वो इस चैप्टर में नहीं है, कहीं पर भी इस चैप्टर में कवर नहीं किया गया है, तो उसको मैं वैसे बता देती हूँ आपको। फिनोफ्थलीन, ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ये लैब्स में बनता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ये कलरलेस होता है। अगर इसमें अगर एसिड मिलाया जाता है, इसमें अगर एसिड मिलाया जाता है इसमें, तो ये कलरलेस ही रहता है। और अगर इसमें बेस मिलाया जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं फिनोफ्थलीन प्लस बेस, और अगर इसमें ज़्यादा बेस डालते हैं, हार्ड बेस होता है जो, तो ये रेड हो जाता है। तो ये याद रख लेना कि फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जिसको कि लैब में बनाया जाता है। और अगर फिनोफ्थलीन के साथ एसिड डाला जाता है तो ये कलरलेस ही रहता है, और फिनोफ्थलीन के साथ अगर बेस डाला जाता है तो ये पिंक हो जाता है। यहाँ तक इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और हमने ये पढ़ा है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा है कि वे एसिड्स और बेसिस के साथ किस तरह से कलर चेंज करते हैं, और हमें ये पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो यहाँ तक हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। और जब हम इनको एसिड्स या बेसिस के साथ डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, और इस तरह से हमें एसिड्स या बेसिस का पता लगता है। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी खुशबू चेंज हो जाती है। मतलब जब उन इंडिकेटर्स के साथ एसिड्स या बेसिस डालते हैं तो उनकी खुशबू में चेंज आ जाता है, उनकी जो सुगंध है, स्मेल है, उसमें चेंज आ जाता है। तो इस तरह के इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ओडर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, जिनकी खुशबू बदल जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। इस तरह के इंडिकेटर्स को ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो अब हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है ऑनियन, जो प्याज होती है, प्याज, वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है। और वनीला जो होती है वो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। जब भी हम तो कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका नाम है, जैसे कि, और इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑनियन मतलब प्याज, जो प्याज है, एक तो ये है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब प्याज में अगर एसिड डाला जाता है तो इसकी स्मेल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप प्याज को काट कर देखेंगे उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, लेकिन प्याज पर अगर एसिड डाला जाता है तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। और अगर इसके साथ बेस डाला जाता है, तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी स्मेल चली जाती है। और ये यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो ऑर्डर है डिसअपियर हो जाती है, या फिर यहाँ पर लिख लेंगे ऑर्डरलेस। इसी तरह से क्लोव ऑयल, जो क्लोव होता है, तो पहला तो है ऑनियन और दूसरा है क्लोव ऑयल, जो लौंग होती है, लौंग का जो तेल होता है, और तीसरा होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। जो वनीला फ्लेवर होता है वो जो लौंग होती है उसका तेल और अनियन, इनको अगर एसिड्स के साथ मिलाया जाता है, अगर ये एसिड्स के साथ मिलाए जाते हैं,
या इन पर एसिड डाला जाता है तो इन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, नो इफ़ेक्ट। और अगर बेस डाला जाता है, बेस, अगर इनके साथ बेस मिलाया जाता है तो ये जो स्मेल है इनकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। तो ये हो गए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वे सब्सटेंसेस जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाती है, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो हमने 3 ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े हैं जिनकी स्मेल बेसिस के साथ ख़त्म हो जाती है। अब ये पढ़ते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस। भाई जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं वे और बेसिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एक गिलास, उसमें लेते हैं पानी और उसमें घोल देते हैं हम हल्दी। उसमें अगर हम बेस डालते हैं तो हल्दी का रंग रेड हो जाता है और फिर से अगर एसिड डालते हैं तो ये रेड कलर जो है ये डिसअपियर हो जाता है और दोबारा से येलो हो जाता है। अगर बेस डालते हैं तो रेड हो जाता है और एसिड डालते हैं तो येलो हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमने एसिड डाला है उसने इस बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया है और बेस से हुआ था ये रेड, तो रेड भी ख़त्म हो गया है, यानी ये दोबारा से येलो हो जाता है। एसिड ने बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया और जो सॉल्यूशन बना वो बना न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस, वो हो गया न्यूट्रल, यानी पहले जैसे ही हो गया। तो इस तरह से वो प्रोसेस जिसमें एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं वो होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं या एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक हम लेमन जूस की ड्रॉप लेते हैं, टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने लेमन जूस की एक ड्रॉप ले ली है एंड एड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसमें पानी डाल दिया है। फिर हम कलर देखेंगे। देखिए कलर तो लेमन जूस का कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। एड ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर हम इसमें डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। ये देखिए रेड कलर हो जाता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिड डाला जाता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ, देखिए ये लिटमस सॉल्यूशन है, ये पेपर नहीं है, ये सॉल्यूशन है, इसका कलर पर्पल होता है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है और इसके साथ अगर हम एसिड डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड। और अगर इसके साथ बेस डाला जाता है, अगर इसमें बेस डाला जाएगा तो ये हो जाएगा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर बेस डाला जाएगा तो ब्लू। यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन प्लस एसिड, ये हो जाएगा रेड। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो पर्पल होता है। अब देखिए पहले हमने लिया है लेमन जूस, इस टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लिया है। लेमन जूस से ये हो गया कलर रेड। और अगर इसमें बेस डाला जाता है तो ये रेड कलर डिसअपीयर हो जाता है और ये हो जाता है पहले डिसअपीयर हो जाता है, तो पहले लेमन का जो कलर था वैसा ही हो जाता है। अगर हम इसमें बेस ज़्यादा डालते हैं तो फिर ये हो जाता है ब्लू। यहाँ पर लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने डाल दिया लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसमें अगर हम डालेंगे एसिड अगर डालेंगे, एसिड अगर डालते हैं तो ये हो गया रेड। फिर अगर इसमें हम बेस डालेंगे तो ये जो रेड कलर है ये डिसअपीयर हो जाएगा और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कलर फिर से पर्पल हो जाएगा। बेस डालेंगे तो फिर ये दोबारा से पर्पल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एसिड है इसके इफ़ेक्ट को इस बेस ने ख़त्म कर दिया, मतलब रेड कलर को इस बेस ने ख़त्म कर दिया। और अगर हम और ज़्यादा बेस डालते हैं,
अगर इसमें हम और ज़्यादा बेस डालते हैं तो ये हो जाएगा फिर ब्लू। समझ आ गया? फिर से समझते हैं इसको। पहले हम लेंगे लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम लेंगे। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो हो जाता है रेड, और अगर इस रेड कलर होने के बाद अगर इस सॉल्यूशन में हम बेस डालते हैं तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पहले की तरह पर्पल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बेस ज़्यादा डालते हैं तो फिर वो ब्लू हो जाएगा। तो देखिए पहले की तरह पर्पल क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने जो एसिड डाला था उससे रेड हुआ, और उसमें बेस डाला है तो एसिड के इफेक्ट को बेस ने ख़त्म कर दिया, तो फिर ये पहले की तरह पर्पल हो गया। तो जब एसिड्स और बेसिस आपस में मिक्स होते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेस, जब एसिडिक सब्सटेंसेस को बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिक्स किया जाता है तो वे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। When the solution of an acid is mixed with solution of base in sufficient quantity, देखिए अगर ज़्यादा एसिड होगा थोड़ा बेस होगा तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक ही रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा बेस होगा और थोड़ा एसिड रहेगा तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक रहेगा। लेकिन कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर हम डालते हैं एसिड्स और बेसिस को तो हम देखते हैं वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना तो एसिडिक रहेगा ना ही बेसिक रहेगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस तरह के रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। देखिए एसिड प्लस बेस क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, और उसके साथ हीट भी निकलती है। मतलब जो ये सॉल्यूशन बनेगा ये गर्म होगा। ये तो जो सॉल्ट और वाटर होते हैं ये दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिड्स होते हैं ना ही बेस होते हैं। तो ये समझ आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड्स और बेसिस को आपस में मिक्स किया जाता है तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोला जाता है। और जो रिएक्शन होती है इनके बीच में, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो इससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन एवरीडे लाइफ वेयर यू कैन ऑब्जर्व द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनका यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए जब किसी के पेट में दर्द हो जाता है, किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस खाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट खाया जाता है, या बेकिंग सोडा या इनो पिया जाता है जिसमें कि बेस होता है। तो वो उससे क्या होता है, जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एसिड के साथ बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और पेट में दर्द सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मधुमक्खी काट जाती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, उसके डंक से फॉर्मिक एसिड निकलता है और वो हमारी स्किन में चला जाता है, और फिर हमें पेन होने लग जाता है, खुजली होने लग जाती है और पेन होने लग जाती है। उस पर हम अगर बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा थोड़ा सा रगड़ेंगे तो वो सही हो जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है, और जो लिक्विड इसने एंट ने छोड़ा है या फिर मधुमक्खी ने जो लिक्विड छोड़ा है वो होता है एसिडिक। तो एसिडिक और बेसिक जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और फिर पेन से हमें राहत मिल जाती है। इसी तरह से जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, उससे खेत की जो ज़मीन होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है। ज़्यादा केमिकल्स डालने से या तो एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है। तो ये जो सॉइल है या एसिडिक हो जाती है या फिर बेसिक हो जाती है। अगर एसिडिक हो जाती है तो उसमें बेसिस डाले जाते हैं, और अगर बेसिक हो जाती तो उसमें एसिड्स डाले जाते हैं, ताकि ये जो सॉइल है ये न्यूट्रल हो जाए। तो देखिए अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर या कंपोस्टेड लीव्स ऐड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो एसिड्स रिलीज करते हैं जो कि सॉइल के बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
Sometimes the soil may be neutral, but the plants growing in it may still show poor health, which can be due to deficiency of nutrients in soil. कई बार soil जो होती है न्यूट्रल होती है, फिर भी जो plants हैं वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, मतलब सोइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी से नहीं होती है। इसके बाद सिचुएशन थर्ड सिचुएशन क्या है, अश्विन का फ्रेंड है ना इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है गुरबीर, और वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारी फिश जो है मछलियाँ मर गई, बहुत सारी, तो कमी होती जा रही थी उनकी। तो ये क्यों हुई, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें से बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं, और उन केमिकल्स को ये लेक में डाल देते हैं, जो झील होती है पानी में ही सीधे ये डाल देते हैं, जिनसे कि जो पानी है वो एसिडिक हो जाता है और जो मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं। तो इस तरह से इसका क्या सोल्यूशन है, जब भी ये केमिकल्स को पानी में डालें तो उनको पहले तो न्यूट्रलाइज करें, उसमें बेसिज मिलाएं, न्यूट्रलाइज करें, तब तो पानी में डाल सकते हैं, नहीं तो ये जो एसिडिक वेस्ट है ऐसे ही फिशेज के लिए या फिर जो वाटर में और भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए हानिकारक होता है, डेंजरस होता है। तो इस तरह से देखिए ये कितनी सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी है। मैंने ये भी बताया कि एसिडिटी हो जाती है पेट में और उसके लिए हम बेसिज खाते हैं तो हमें आराम मिलता है। तो यहाँ पर हमने समरी पढ़ ली है, ये पूरे चैप्टर की हमने समरी पढ़ ली है, इसमें से आपको सब समझ में आ गया होगा। और अब हम डीपली मतलब एक एक लाइन वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने एसिड्स बेसिज और बता दिया है, और इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बता दिया है, एसिड्स और बेसिस को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है ये भी बता दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ ये भी बता दिया है। अब कुछ रह गया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये पूरा वीडियो है जो उसके सभी टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। यहाँ पर देखिए हो सकता है कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया है जितना मैंने पढ़ाया है, और अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।